Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are starting the most important topics in Indian polity lecture series, wherein we will compile the current affairs in polity for the last 1 year. Here's a small announcement, guys. You can access Arpita Sharma ma'am's lecture series on art and culture and revising current affairs through MCQs for prelims 2020-2021. For this, you need to subscribe to Unacademy Plus and use code Sharma20 to get 10% discount. Link for this is given below in description box. So let's start our topic for today, which is Right to Information Act 2005. सबसे पहले हम देखते हैं RTI Act 2005 है क्या. ठीक है, तो RTI Act 2005 aims to give information about functioning of public authorities to citizens of India. तो मतलब ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, पब्लिक अथॉरिटीज की फंक्शनिंग के बारे में. और कौन ये इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज कीजिए कि आपको ये पता करना है कि कौन जो किसी रूरल एरिया में नरेगा स्कीम के थ्रू कुछ एसेट्स बनाए जा रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि कितने उसमें मतलब फंड्स यूटिलाइज हुए और कौन से एसेट्स बने हैं. ठीक है, तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड, ये क्या है, एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. तो आप क्या करेंगे, जो इसका रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा उसमें आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, RTI एप्लीकेशन डाल देंगे. ठीक है, तो RTI एप्लीकेशन डालने के बाद आप उन एसेट्स के बारे में कि कौन कौन से एसेट्स बनाए जा रहे हैं, क्या जो पेपर में शो हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इस सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकेंगे. ठीक है, तो जो वो एसेट्स है आप जाकर देख भी सकते हैं. ठीक है, तो ये RTI एक्ट 2005, इससे पहले भी कोई इंफॉर्मेशन के रिलेटेड एक्ट था. हाँ, उससे पहले था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. उसके बाद 2005 में क्या आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एफिशिएंट वे है ऑफ प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है, तो ये क्या है, ये सिटीजन्स को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा तरीका है. तो यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, टाइम बाउंड मैनर में. ठीक है, हम आगे ये डिटेल में देखेंगे कि जो RTI एक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने एक टाइम फ्रेम के अंदर सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिसके बारे में उन्होंने एप्लीकेशन डाली हो. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अब देखिए कि बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं. ठीक है, कि अगर उस डिपार्टमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को ये उसके माइंड में होगा, उनको पता होगा कि कभी भी सिटीजन्स हमसे इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हमारी किसी फंक्शनिंग के लिए स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उन अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, उत्तरदायित्व. ठीक है, कि वो उनको उत्तर देना पड़ेगा सिटीजन्स की क्वेरीज का. ठीक है, और इस एक्ट से और क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है पब्लिक अथॉरिटीज ने वो कैसे की जाएगी. तो इसके लिए क्या किया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई है. उसमें क्या होता है, एक होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, और उनके अंडर क्या होते हैं, 10 होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उनके अंडर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हर गवर्नमेंट अथॉरिटी, हर डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट करना होता है. ठीक है, जिसको के RTI एप्लीकेशंस भेजी जाती हैं. ठीक है, कि अगर आपने सपोज कीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU में कुछ इंफॉर्मेशन गेन करनी है. ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपको एक ये RTI एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है, उनको एक एप्लीकेशन भेजनी होती है. तो वो एप्लीकेशन किसको सेंड करते हैं, हम करते हैं उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को. ठीक है,
और इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ आरटीआई। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो, ठीक है, जानने का अधिकार, वो क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ आता है, ये आता है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 19(1)(a) में। तो अब हम देखेंगे कि जो आरटीआई है वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेसिस कैसे है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमने अभी तक आरटीआई पढ़ा नहीं है। लेट अस सपोज कि आपको आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे आरटीआई के बारे में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं कि आप कुछ बताइए आरटीआई के बारे में, ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन के बिना आप वो आंसर दे पाएंगे? क्या आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाएंगे? ठीक है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बिना नहीं कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन के बिना आपके लिए ये व्यूज एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या चीज सामने आती है कि जानकारी के बिना, नॉलेज के बिना स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है वो यूजलेस हो जाता है, वो पूरे तरीके से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट टू, ये जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको। ठीक है, तो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज विदाउट नॉलेज। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि सभी हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमें हक है कि हम ये पूरा पॉलिटिकली एक्टिव होने चाहिए सारे सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन कोई भी सिटीजन पॉलिटिकली एक्टिव तभी होगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये हक होगा कि आप किसी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, तभी तो आप उसके बारे में अपने स्पीच और एक्सप्रेशन दे सकेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली नीड जो आरटीआई थी वो क्या थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो क्या है, वो है बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि राइट टू नो के बिना हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या चीज सामने आती है कि सबसे पहले तो आपने जब भी कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फैक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के कनेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसे तरीके से पढ़ें कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करें, तो वो रिटेन ज़्यादा होती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि आरटीआई जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आरटीआई से हम अपने फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नीड ऑफ आरटीआई क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल है। देखिए, अब हम इंडिया की एग्जांपल लें तो हम क्या हैं, 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो इतने चलो ये टोटल पॉपुलेशन है, और जो हमारी 18 साल से ऊपर वोट करने वाली पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी ये नंबर्स में। तो इतने सारे लोग गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो मतलब वो तो केओस हो जाएगा ना, नहीं चला पाएंगे हम कैसे, कौन लॉ बनाएगा इतने में से। तो इसलिए हमने क्या सिस्टम अपनाया है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, हम एमपीज को इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, वो हमारे बिहाफ पे वहाँ लेजिस्लेचर में जाते हैं और हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं जिससे कि देश चलता है। ठीक है, तो क्या है, अब हमारे जो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हमने इलेक्ट करके भेजा है और वही आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने चूज करके भेजा है, तो वो हमारे दैट गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल ना। अकाउंटेबल मतलब क्या, उत्तरदायी।
अगर हमने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है तो उन्हें हमारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व, वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा एक्ट पास हो रहा है, कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या वेलफेयर स्कीम चल रही है, वो अच्छे से चल भी रही है कि नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कैसे असर्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उत्तरदायी तो तभी होंगे ना अगर हम उनसे इंफॉर्मेशन पूछ सके और उनको देनी पड़े, ठीक है। तो इससे क्या है, जो आरटीआई है वो अकाउंटेबिलिटी को असर्टेन करता है और अकाउंटेबिलिटी से हमारे डेमोक्रेसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। और दूसरा एक पॉइंट है, स्टूडेंट्स के डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसेंट पे भी बेस्ड होती है, ठीक है। डिसेंट मतलब क्या, कि हम क्वेश्चन कर सके, हम इन एग्री कर सके अपनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अगर आप इन एग्री करना चाहते हैं तब भी तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन के पास पूछने का अधिकार होगा तभी वो अच्छे तरीके से, तभी ही कैन लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी, एंड एज वी नो लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21, राइट टू लिव. So in another way it also is related to our right to life and dignity. ठीक है, अब हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि आरटीआई एक्ट 2005 क्या करता है, इट एम्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पब्लिक अथॉरिटी है क्या, कि हम आरटीआई के अंडर कौन कौन सी अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। तो किससे मांग सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आएगा, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कि जिसके बारे में संविधान में ही प्रावधान हो, ठीक है, जैसे यूपीएससी हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, या स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के अंदर बनी हो, बाद में मतलब कानून, ये संविधान में उसके बारे में नहीं था कुछ, बाद में एक स्पेशल कानून बना के, एक्ट बना के वो बॉडी फॉर्म में आई तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। जैसे एलआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वो एलआईसी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो किस किस से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अथॉरिटी ओन्ड, फाइनेंस्ड और एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी तो हमने देख लिया। अब ये ओन्ड, फाइनेंस्ड और एडमिनिस्ट्रेड में क्या आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि जो ऐसी पब्लिक बॉडी जिसमें एक मैक्सिमम जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं, उससे भी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या आरटीआई के अंदर यूपीएससी से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। यस, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम सीबीएसई से आरटीआई के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। और किसी भी पीएसयू क्योंकि पीएसयू से ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं कि वो या तो गवर्नमेंट ओन्ड है सब्सटेंशियली और गवर्नमेंट फाइनेंस्ड भी हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आजकल काफी न्यूज में है वो ये है कि क्या एनजीओ से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। हाँ, मांगी जा सकती है अगर वो एनजीओ गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड हो, ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत हम किसी, जैसे सीबीएसई से अपने आंसर शीट्स निकलवा सकते हैं। आंसर शीट्स के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है, या कोई पीएसयू जैसे ये पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं, या फिर एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवानी है, वो भी इनको आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन भेज के निकाली जा सकती है, ठीक है। अब लेकिन कोई भी जो अथॉरिटी है वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा,
ये डिसाइड करेगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये CIC का डिसीजन होता है कि कोई बॉडी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है। एक अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था कि जो जैसे ये हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो RTI के दायरे में आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें अभी जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो CIC है उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज RTI के दायरे में आती हैं, लेकिन बाद में इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। ठीक है, तो जब तक उस केस का डिसीजन नहीं आता तो अभी मतलब इट्स नॉट श्योर वेदर पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर RTI और नॉट। पॉलिटिकल पार्टीज तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो अब केस के फाइनल डिसीजन के बाद ही हम इसके बारे में फाइनली डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, इंफॉर्मेशन देनी होती है फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में देख लिया, उसके बारे में फाइनली डिसाइड कौन करता है, CIC, वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जाती है। जब हम RTI की एप्लीकेशन भेजते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकती है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मतलब ईमेल के थ्रू भी मिल सकती है, हमें सैंपल्स भी मिल सकते हैं वर्क के, या हम वर्क को जाकर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। वर्क इंस्पेक्शन जैसे हमने वो नरेगा वाली एग्जाम्पल में देखा था कि आप जाकर एसेट्स को चेक कर सकते हैं कि एसेट्स एक्चुअली बन भी रहे हैं, कुछ हो भी रहा है नरेगा के अंडर काम के नहीं हो रहा। ठीक है, या कुछ ऐसे जैसे कुछ फिजिकल चीज बन रही हो किसी PSU में या कुछ और, तो वो आपको वर्क के सैंपल्स भी दिखा सकते हैं अगर आप RTI के अंदर डिमांड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब पब्लिक अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन तो देनी है, तो क्या पब्लिक अथॉरिटीज को इंडियन सिटीजन को हर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? कैन वी असेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफेंस, रॉ और इंटेलिजेंस? हम ऐसी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो अब कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है या कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वो आता है RTI एक्ट के सेक्शन 8 में। ठीक है, तो RTI के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, विच इज रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं उनसे डिमांड कर सकते कि जिससे इंडियन सिक्योरिटी ही क्वेश्चन में आ जाए, या इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी या उसकी सॉवरेनिटी क्वेश्चन में आ जाए। हम ऐसी जो कहते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं डिमांड कर सकते, और वो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्या करता है, RTI का सेक्शन 8 ये बताता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, RTI के दायरे में नहीं आती। तो पहला हमने देख लिया इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री। फिर क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। स्टूडेंट्स, जो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डील्स होती हैं ना दूसरे कंट्रीज में, तो उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती। ठीक है, कुछ मोटी मोटी कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमें पता लगती हैं। ठीक है, तो हर इंफॉर्मेशन वो पब्लिक डोमेन में नहीं लानी होती। तो जो वो वाली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी एग्जेम्प्टेड है कि मेन चीज़ें, जो चीज़ें वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, वो होती हैं पब्लिक डोमेन की चीज़ें। तो वो बाहर हमें भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो उस रिलेशनशिप के सेंसिटिव इश्यूज हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो बाहर नहीं निकालने, तो वो वाले इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज सिटीजन्स को नहीं देंगी। ठीक है, फिर और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देंगी, विच इज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल हम ये रतन टाटा के बारे में या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या और किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से। ठीक है, और फिर और कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड होती है, विच लीड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो अगर कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो इस केस की प्रोसीडिंग्स हैं वो बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, किसी प्राइवेसी के इशू के कारण या किसी ये सिटीजन की सिक्योरिटी के लिए, तो अगर हम वो वाली इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने मना किया है वो RTI के थ्रू जानना चाहते हैं, तो इट विल लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है,
तो वो वाली इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड। और क्या है, कमर्शियल सीक्रेट्स भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये कमर्शियल सीक्रेट्स क्या होते हैं कि कंपनीज के बीच में जो डीलिंग है ना, उसके आगे सीक्रेट्स, उसकी टेक्निकलिटीज वो भी हम नहीं ले सकते। एक और बात जो है वो क्या है, आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सो मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन अपने आप ही, सो मोटो मतलब अपने आप, बिना किसी एप्लीकेशन के अपने आप ही कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, डिक्लेयर करनी है अपनी साइट्स में। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के बिना ही कुछ इंफॉर्मेशन आप दे दो। तो अब हम देखेंगे कि ये आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म देने का क्या प्रोसीजर होता है आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने का। तो अगर आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले आपको जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आपने एक आरटीआई एप्लीकेशन भेजनी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट रखा है आरटीआई एप्लीकेशन का। तो इसमें क्या होता है, सिटीजन को मेंशन करना होता है कि क्या उसने इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, और अपने कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्या आपने इंफॉर्मेशन तो मांग ली, तो फिर वो बाद में वो अथॉरिटी उस इंफॉर्मेशन को आपको कहाँ पे भेजे, आपको अपने कम्युनिकेशन डिटेल्स बतानी पड़ेंगी ना, वो देनी होती है। इसमें क्या होता है, नो नीड टू मेंशन पर्पस, क्या आप वो इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए मांग रहे हैं, ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन की कुछ छोटी सी फीस होती है, और वो फीस बहुत सारे केसेस में, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST केस एटसेट्रा, कुछ ऐसे केसेस में वो जो फी है वो एग्जेम्प्ट भी होती है। तो आपने ये जो आपको आरटीआई एप्लीकेशन मैं दिखा रही हूँ, तो ऐसी एक एप्लीकेशन भेजनी होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करके। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो आरटीआई है उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम भी पहले ही डिसाइडेड होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले तो क्या होगा, एक सिटीजन जिसको आरटीआई फाइल करना है वो एप्लीकेशन भेजेगा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। ठीक है, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास सिर्फ 5 दिन होते हैं। वो क्या करेगा, 5 दिनों में जितनी भी उसके पास इस मैटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो सेंड कर देगा पीआईओ को। पीआईओ क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऑफिसर के पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच चुकी है, तो उसके पास क्या है, 2 ऑप्शंस होंगे। एक तो अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, सपोज करो आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके लिए उनको बहुत सारे कुछ पेपर्स जीरोक्स करवाने पड़ेंगे, तो क्या है उसमें एडिशनल कॉस्ट लग रही है ना। तो अगर उस एप्लीकेशन में कुछ एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है तो सबसे पहले वो आपसे, मतलब उस सिटीजन को वो एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब वो सिटीजन पे कर देता है एडिशनल कॉस्ट तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, दूसरे केस में अगर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है तो फिर तो मतलब सिटीजन को पे करने की जरूरत नहीं, फिर 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या है कि अगर वो पीआईओ को इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल कॉस्ट है तो आप कॉस्ट पे करो, उसके बाद 30 डेज में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एडिशनल कॉस्ट नहीं है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक और केस वो हमारे सामने आता है कि अगर पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो हमने अभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज देखी थी, ये वाली एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज देखी थी ना, इनमें आती हो वो इंफॉर्मेशन, या फिर जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो उनके डिपार्टमेंट से बिल्कुल रिलेटेड ही ना हो, बिल्कुल कुछ वास्ता ही ना हो। ठीक है, तो वो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्ट करने के टाइम क्या होगा, उनको एक रीजन देना पड़ेगा रिजेक्शन के लिए, और उस पर्सन को ये भी बताना पड़ेगा कि वो अगर कंप्लेंट करना चाहता है तो वो किसे कंप्लेंट करे। ठीक है, अगर कोई भी सिटीजन किसी एप्लीकेशन का जो रिस्पांस मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। अगर उसके रिस्पॉन्स से भी नहीं सेटिस्फाइड तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसका अपील की जा सकती है।
ठीक है। एक और इसमें बात है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन कोई सिटीजन सीख कर रहा है, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू लाइफ ऑफ ए पर्सन, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ ए पर्सन, देन इट हैज़ टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स। तो उसका टाइम पीरियड 48 आवर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात है कि आप जो इन्फॉर्मेशन, सपोज करो आप सीबीएसई से या कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जिसमें लेटर सपोज कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी आगे इन्वॉल्व है, कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करती है, तो जिसको आपने आरटीआई एप्लीकेशन सेंड की है, इस केस में अगर सीबीएसई को की है, तो वो थर्ड पार्टी से भी इंफॉर्मेशन लेके आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए थर्ड पार्टी को एडिशनल 10 डेज रिप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, अपने इसमें सब टॉपिक में पहुंचते हैं। जो 2019 में क्या हुआ है, 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अमेंड हुआ है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आई हैं उसको हम कंपैरिजन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। इधर मैंने मतलब लिख रखा है कि अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद में क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट से पहले क्या था कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके नीचे जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनका पहले तो क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस चेंज किया गया है कि वो कितने टाइम के लिए, मतलब कोई पर्सन कितने टाइम के लिए सीआईसी रह सकता है या आईसी रह सकता है। अमेंडमेंट से पहले क्या था कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या था उनका, 5 years और टिल दे रीच 65 years ऑफ एज। ठीक है, कि कोई पर्सन अगर सीआईसी बन गया तो या तो वो 5 साल तक रहेगा, या फिर अगर वो 65 years का हो जाएगा तो तब वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो क्या था अमेंडमेंट, अगर उनका फिक्स्ड था कि 5 साल तक रहेंगे या 65 years तक रहेंगे, तो क्या था, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था। तो अब अमेंडमेंट के बाद ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है स्टूडेंट्स, वो खत्म कर दिया गया है। अमेंडमेंट के बाद क्या उन्होंने लिखा है कि अपॉइंटमेंट for CIC and IC will be for such term as prescribed by central government, कि कोई पर्सन कितने टाइम तक CIC या IC रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कुछ प्रॉपर सिक्योरिटी, कुछ ऐसे परमानेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है कि इतने 5 साल तक रहना ही रहना है, वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जैसे हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि आपने 5 साल तक इस पोस्ट पे रहना ही है या इस एज तक रहना ही है, तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट डिसीजंस दे सकता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो मतलब उनको लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कभी भी अपनी पोस्ट से हटा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इंडिपेंडेंट, फिर इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को खराब कर देती है। ठीक है, कि उनको लगेगा ना कि अगर कुछ हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं, अगर कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो गवर्नमेंट के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कुछ, तो हम कभी भी हमें वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को ये थोड़ा हैम्पर करता है अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर खत्म कर दिया जाए। और अब हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसकी सैलरी थी, आई एम रियली सॉरी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था आरटीआई का, उसकी सैलरी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर की। ठीक है, सीईसी की पोस्ट हमें पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं सारे। तो जो सीआईसी थे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी सैलरी और अलाउंसेस सीईसी के बराबर थी। ठीक है, और जो बाकी के 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और बाकी के उनके जो सबॉर्डिनेट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, मतलब उनकी फिक्स्ड सैलरी थी कि इनके बराबर की होगी। अब अमेंडमेंट के बाद उन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है, कि जो सैलरीज होंगी ना इनकी सीआईसी और आईसी की, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इनकी सैलरी इसके बराबर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर या होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है,
और देखिए अब यहाँ पे हमने जो देख रहे हैं कि CIC का जो स्टेटस है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्टेटस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर का है ना, तो इनका क्या किया है, अब CI का स्टेटस रिड्यूस करके, इस पर्सन का CIC का स्टेटस रिड्यूस करके अब इलेक्शन कमिश्नर के बराबर का कर दिया है। पहले उनका स्टेटस इनके बराबर का था, अब स्टेटस इनके बराबर का है। तो एक तरह से क्या हुआ है, डिमोशन हुआ है, ठीक है। और जो इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर के बराबर उनका स्टेटस और सैलरी एटसेट्रा था, उनकी सैलरी रिड्यूस करके अब स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के बराबर करती है, ठीक है। तो ये तो मतलब जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस एक्ट को काफ़ी डिल्यूट कर दिया गया है 2019 में, ठीक है। लेकिन इस बात को अपने पॉइंट सामने रखने के लिए गवर्नमेंट क्या, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या आर्गूमेंट दे रही है, वो दे रही है कि इस तरीके से हमने इस एक्ट के मिसयूज़ को अवॉइड किया है। कि पहले कहते हैं कि ये था कि बहुत सारी अननेसेसरी हमारे पास RTI इंफॉर्मेशन ये RTI एप्लीकेशंस आती थी, कि कुछ वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस थी जो RTI के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हरास करती थी, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी जिसको बाद में वो मिसयूज़ कर सके, ठीक है। तो उस मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये अमेंडमेंट्स की हैं। और सेकंड पॉइंट के बारे में उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, CEC की पोस्ट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट है, वो तो स्टैट्यूटरी है, ठीक है। वो संविधान में तो नहीं लिखी गई ना, वो तो हमने RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाई है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को और एक स्टैट्यूटरी पोस्ट को हम सेम लेवल पे नहीं रख सकते, ठीक है, रखना नहीं चाहिए। इसलिए हमने मतलब उनके सैलरीज वगैरह ये अब चेंज की हैं, सैलरी और स्टेटस चेंज किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको पता ही होगा। तो आपने मुझे बताना है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। आप नीचे हमारे कमेंट्स में ये लिखकर बता सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच।